किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हम बहुत सारी समसामयिक जानकारियां लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। हम मिर्च फसल में कीट नियंत्रण विषय पे भी बातचीत करेंगे, तो वहीं हम नई फसल नई उमंग के तहत अलसी की बिजाई के बारे में भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रगतिशील किसान अरुण कुमार गांव मनोली जिला सोनीपत से भी बातचीत करेंगे कि वो टपका सिंचाई से और फसल विविधीकरण करके और बहुत मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस बातचीत से कि जो हमने किसान भाई के साथ की है। आइए सुनते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रगतिशील बागवानी किसान श्री अरुण कुमार जी से। आप गांव मनोली जिला सोनीपत के रहने वाले हैं। किसान भाई, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार जी। अरुण कुमार जी, जानना चाहेंगे कि आपके पास कृषि योग्य कितनी जमीन है? मैं 30 एकड़ का जमींदार हूँ जी। 30 एकड़ के जमींदार हो तो 30 एकड़ का जो फसल क्षेत्र है उसमें आप क्या क्या फसलें लेते हो? हमने 7 एकड़ में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन किया हुआ है, यानी पोली हाउस नेट हाउस लगाया हुआ है, और बाकी में हम हाई वैल्यू क्रॉप करते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न का, वाटरमेलन, मस्कमेलन और कैप्सिकम, ब्रोकली और ऑफ सीजनल क्रॉप। बाकी जो हमारी खेती बचती है उसके अंदर हम स्टैकिंग पे बेल वाली फसलें करते हैं जी। बागवानी की फसलें, ये सभी बागवानी की फसलों में आती है, स्वीट कॉर्न भी और जितनी वेजिटेबल्स है। और मेरी टोटली जमीन पे ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है जी। तो टपका सिंचाई से मैं खेती करता हूँ जी। और हमने पूरे खेत को इंटीग्रेटेड किया हुआ है, जिसमें हमने बागवानी भी की हुई है, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन भी है और हाई वैल्यूड क्रॉप भी करते हैं, मल्चिंग पे, स्टैकिंग पे, टनल्स पे, जिससे कि हमारी आय ज्यादा होती है। तो किसान भाई, जानना चाहेंगे कि जैसे आम एक किसान जो है वो गेहूं और धान का फसल चक्र अपना के रखता है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? देखो जी, मैं तो है ना, जो गेहूं धान की खेत करते हैं ना, उनको निष्क्रिय किसान मानता हूँ, क्योंकि गेहूं और धान वाले किसान है ना, पूरे साल भर में 2 महीने भी काम नहीं करते। बाकी हमारे यहाँ पे जैसे मैं दूसरे किसानों को देखता हूँ, एक बार गेहूं बो दिए, फिर महीने में 2 पानी दे दिए और 6 महीने तक वो ताश पीटते हैं। जो कंटिन्यू खेत में काम करते हैं ना जी, उसको हाई यील्ड भी मिलती है और रेवेन्यू भी उनका ज्यादा होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें कंटिन्यू इंटीग्रेटेड करके गेहूं धान के साथ साथ हमें सब्जियों की खेती भी करनी चाहिए जी। यानी कि धान गेहूं जो फसल चक्र है उसके अलावा और जो सब्जियों की खेती है या फल वृक्ष हैं उनकी भी खेती हमने करनी चाहिए, आपका ऐसा कहना है। इसके अलावा आपने ड्रिप इरिगेशन की बात की। ड्रिप इरिगेशन का ख्याल आपके मन में कैसे आया? 2004 में मेरे एक कंपनी थी ड्रिप इरिगेशन की, वो हमने टूर कराया था यहाँ पे छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो वहाँ पे हमने उसकी क्रॉप देख के, वहाँ की ईल्ड देख के हमने ना अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाने का फैसला किया था। 2006 में यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन पे कैप्सिकम और ब्रोकली और जितनी भी वेजिटेबल्स है ये सारी हमने ड्रिप पे की थी। और हमने ये पाया कि ओपन की फ्लड इरिगेशन से अगर ड्रिप इरिगेशन पर हम काम करते हैं तो हमारी कम से कम 30% यील्ड ज्यादा आती है और खर्चा हमारा 20% कम आता है जी। हमने ड्रिप इरिगेशन का फैसला किया जी। किसान भाई अरुण कुमार जी, जैसे आप हटके खेती का काम कर रहे हैं और उधर से गेहूं फसल चक्र जो है, गेहूं का और धान का फसल चक्र जो है, एक उस तरह की भी खेती कर रहे हैं भाई।
तो इन दोनों ही जो तरीके हैं, इनमें आप कितना फर्क मानते हो आमदनी का, कि कितना फर्क रह जाता है? देखो जी, हमारे यहाँ पे कुछ किसान हैं जो गेहूं धान की खेती करते हैं। उनकी जो एवरेज साल भर की इनकम है 60 से 70 हजार रुपए आती है, और हमारी एवरेज इनकम है 1.5 लाख से ऊपर की है। मतलब अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ की बात करें, और अगर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में जाते हैं तो हमारी एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा है 1 एकड़ से। और धान गेहूं फसल चक्र वाले की 60 या 70 हजार रुपए खर्चा निकाल के। तो आप ये जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा प्रशंसनीय काम कर रहे हैं अरुण कुमार जी। हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो आप इस तरह के जो काम कर रहे हैं कृषि में, एक बहुत अच्छे कदम है ये आपके, तो इनकी कभी राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे कभी सराहना हुई? देखो जी, हमारा हॉर्टिकल्चर मिशन जो है पंचकुला, वे हर जगह हमें इनवाइट करते हैं, हर जगह हमें अप्रिशिएट करते हैं। हमारे गांव को उन्होंने हॉर्टिकल्चर विलेज घोषित किया हुआ है, और हर जगह हमारे गांव को आगे रखते हुए। और हमारे गांव का नाम स्वीट कॉर्न विलेज इसलिए है कि हमारे गांव के सभी किसान स्वीट कॉर्न करते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे हमने 70% जमीन पर धान गेहूं की खेती छुटवा के और मक्का या वेजिटेबल्स में हमने इनको डाइवर्ट किया हुआ है। तो ये तो वास्तव में बहुत प्रशंसा का काम है कि आपने फसल विविधीकरण को इतने जोर शोर से अपनाया। और हम पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पोली हाउसेज हमारे गांव में लगे हुए हैं जी, और सबसे सक्सेसफुल खेती करते हैं हम जी यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे जी कम से कम 15 देशों के लोग आ चुके हैं जो हमारी खेती को देखने के लिए। जी, तो अगर आपके गांव में कोई आना चाहे, किसान भाई जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, तो वो जरूर चाहेंगे कि आपसे मिलें। सोनीपत में ही आपका गांव है ये? जी, सोनीपत में। आपका फोन नंबर? मेरा फोन नंबर है जी 9813903850। और हिंदी में? 9813903850। बहुत अच्छा। अरुण कुमार जी, आप जैसे 30 एकड़ की खेती कर रहे हैं, और 30 के 30 एकड़ में आपने स्वीट कॉर्न लगाया हुआ है, पोली हाउस में आप खेती कर रहे हैं, बम्बू स्केटिंग का काम भी आप कर रहे हैं फसलों में, और आपने जो कहा कि भी जो सीजन से अलग जो फसलें भी आप ले रहे हैं, कि ऑफ सीजन की फसलें भी ले रहे हैं, और आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और इस काम में आप ड्रिप इरिगेशन, टपका सिंचाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात और समझनी है आपसे, इतनी सारी जो स्वीट कॉर्न आप पैदा करते हैं, तो उसका विपणन का काम, आप उसका मार्केटिंग का काम कैसे करते हैं? कहीं बाजार में बेचने में दिक्कत तो नहीं आती? शुरू में दिक्कत आई थी जब शुरू किया था। अब तो बाद में तो इसकी इतनी डिमांड हो रही है कि हमसे पूर्ति नहीं होती। हमारे आसपास के 10 गाँव में तो पूरी स्वीट कॉर्न बुकती है यहाँ पे, और आजकल तो पानीपत में इधर उधर भी बहुत बुने लगी। इसकी डिमांड बहुत है। ये इन्होंने है ना, ये जो मटर का सब्स्टिट्यूट के रूप में ये मटर स्वीट कॉर्न आ रही है, ज्यादा डिमांड है जी। आप और जो किसान भाई हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा ना, मानो ज्यादा जमीन है तो गेहूं धान की खेती है, साथ साथ हमें 5-4 किलो में वो सब्जियों की खेती, कोई हाई वैल्यूड क्रॉप या प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में किसान को जाना चाहिए, ताकि उसकी इनकम कंटिन्यू हो और ज्यादा हो। तो अरुण कुमार जी, आपने हमारे जो बातचीत की, इस बातचीत से जो और किसान भाई हैं वो इससे फायदा उठाएंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इस तरह की खेती करके किसान की जो आय है दुगनी ही नहीं चौगुनी भी हो सकती है। आपने हमारे से बातचीत की और ये जानकारी दी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 26% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 28 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति सामान्य रहने, हवा में नमी की मात्रा में कमी आने के साथ आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि किसान भाइयों, पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रह सकता है, तो आप फसलों की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। साथ ही किसान भाइयों, धान की कटाई के बाद फसल अवशेष का प्रबंधन अवश्य करें। धन्यवाद।
शांतनु शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि धान के फानों में आग न लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धान के फानों को खेत में ही दबाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं या फानों की बेलर मशीन से गांठें बनवाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। किसान भाइयों को विभाग द्वारा धान के फानों को जमीन में मिलाने अथवा बेलर के गांठ बनवाने पर 1000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका कृपया फायदा उठाएं। और अब हम आपका करा दें मनोरंजन। आइए सुनते हैं रागनी, जिसको आवाज दे रहे हैं वेद प्रकाश अलीपुरिया व इनके साथी। हे नो बोली करया गोल गोपिया प्यार खड़े मारे, ये बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला तेरा गोल गोपिया चार खड़े मारे बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला। महिमा घटी समुद्र की जब रावण बस पड़ो, महिमा घटी समुद्र की रावण बस पड़ो, और दूर खेत का जाड़ा से मारे खेत पड़े 2 कोस पड़ के ओसट पकड़ न्यार बीत के जम्फर और सलवार ओढ़ना हो गया गीला बाजरा पाकरा लीला। तेरा गोल गोपिया चार खड़े मारे बाड़ी सलवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला। इसी बकूंगी काल जड़े के कीड़े झड़े जकाना के, इसी बकूंगी काल जड़े के कीड़े झड़े जकाना के, और मैं इतबार कराना करती तेरे किसे बेईमाना के, मारे से दाना के चार चुकर दे या पाकी खड़ी जवार बीच में पतवारी किला बाजरा पाकरा लीला। तेरा गोल गोपिया चार खड़े मारे बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला। देखे तड़के तले शाम तलक मैं देखूं तेरे जिसे, शाम तलक मैं देखूं तेरे जिसे, और शर्टी चाप के करे गुजारा हो जमींदारी से, हम करे जा खुबा छोड़े रहा खेता में दिन रात तुम्हारा से रोज का हिला बाजरा पाकरा लीला। तेरा गोल गोपिया चार खड़े मरे बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला। सिंह कहे चाल्या जाए क्यों करे रा घाना सो, ओ मेरे सिंह कहे चाल्या जाए क्यों करे रा घाना
जमींदार ने जीत प्यारे होश डांगर ढोर मारे डांगर जारे पार भरोटे ल्यारे से दो चार पाड़ के यो सामक मोर दिला बाजरा पाकरा लीला करा गोल गोपिया त्यार खड़े मारा बाड़ी ये बचवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला तो ये तो आपने सुनी रागनी, जिसको आवाज़ दे रहे थे वेद प्रकाश अलीपुरिया और इनके साथी। भाइयों, कल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दें कि कल किसान वाणी कार्यक्रम में हम जो चर्चा लेकर हाजिर होंगे वो एक तो चर्चा रहेगी शरदकालीन मक्का की काश्त के बारे में, दूसरी चर्चा रहेगी किसान सुविधा मोबाइल ऐप के बारे में, और जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाजों के बारे में। अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत अलसी के बारे में। अलसी के बारे में आप जानते तो ज़रूर होंगे, पर अलसी कभी बोई हो या ना बोई हो वो अलग बात है। अलसी की खेती के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये जो अलसी है हरियाणा के सीमित क्षेत्र में बोई जाती है, और अगर आप इसको बोना चाहें तो इस फसल को उगाने के लिए दोमट मिट्टी और सिंचाई चाहिए। उन्नत किस्मों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक तो इसकी किस्म है उन्नत K2, K2 भूरे रंग की सुडौल दाने वाली किस्म है। औसत पैदावार इसकी 5 क्विंटल तक है और 46% इसमें से तेल निकलता है। ये किस्म रतुआ और जो सूखा रोग है उनके प्रति प्रतिरोधक किस्म है। तो ये जो अलसी है, जैसे अब फसल विविधीकरण का जोर है कृषि वैज्ञानिकों का भी, और फसल विविधीकरण ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी जो ज़मीन की सेहत है वो दिन पे दिन वो गिरती जा रही है। तो फसल चक्र में अगर हम धान काटने के बाद अलसी लगाना चाहें तो एक अच्छा विकल्प है। 25 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से इसमें चाहिएगा। और अगर हम बिजाई की बात करें तो ये जो बिजाई का समय अक्टूबर का महीना चल ही रहा है, तो इसमें कतारों की दूरी 23 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर की रख के हम बिजाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है खादों की, तो इसमें 22 किलो नाइट्रोजन, 48 किलोग्राम यूरिया 46% प्रति एकड़ की दर से बिजाई के समय दे देना चाहिए। 3 से 4 सिंचाइयों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, और जिसमें से एक जो सिंचाई है वो जब फूल आवे उस वक़्त हमने देनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि भूमि में नमी का संरक्षण और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2 निराई गुड़ाई जो है वो काफ़ी रहती हैं। एक तो कह लो निराई गुड़ाई बिजाई के तीसरे हफ्ते और फिर 5वें हफ्ते या 6ठे हफ्ते के बाद हमने कर देनी चाहिए। तो अलसी की जो पैदावार है वो उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। अलसी का जो उपयोग है उसके बारे में आपको बता दें कि ये एक औषधीय फसल है और इसके अच्छे दाम आप कमा सकते हैं। और ख़ास तौर से ये बात जान करके कि फसल विविधीकरण हमारी ज़मीन की सेहत के लिए आज समय की ज़रूरत है, तो हमने कुछ ना कुछ फसल विविधीकरण के लिए अलग फसल का अलग किस्म का चुनाव करना चाहिए। अब हम बात करें उन सब्जी उत्पादक किसानों के बारे में कि जिन्होंने मिर्च की फसल लगा रखी है या मिर्च की फसल जो लगी हुई है तो उसमें कीटों का प्रबंधन करना बड़ा ज़रूरी है। फसल तो कोई भी हो और उसमें हमने कीटों का प्रबंधन तो करना ही करना पड़ता है। तो अब अगर बात करें मिर्च की, तो किसानों के द्वारा बारंबार कीटनाशकों का प्रयोग कीटों में प्रतिरोधकता ले आया, मित्र कीटों का नाश होने लग रहा और खाद्यों में विषैले अवशेषों का खतरा और प्राकृतिक जैविक संतुलन जमीन का बिगड़ता जा रहा। तो आज मिर्च उत्पादक इन कीटों का विशेषकर रस चूसते हैं और विषाणु जनित रोगों को पैदा करते हैं ये कीट। और इसकी वजह से क्या है कि कई किसान तो सोचते हैं कि ये मिर्च की फसल ना ले तो अच्छा, लेकिन हमने ये जो कीट है इनका समुचित नियंत्रण करना पड़ेगा। कीट जमीन के अंदर से भी लगते हैं, भूमि के अंदर
हालांकि मिर्च उत्पादन के लिए जैसे हम ज़्यादा गोबर की खाद और मिट्टी में पर्याप्त नमी और वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां मिलने में, फिर जो भूमि के अंदर जो ज़मीन में जो कीट होते हैं, कौन कौन से, दीमक होया, सफ़ेद लटवा हुआ, कटवा लट होया, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। और ये जो कीट हैं मिट्टी में ही रहते हैं और पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। बरसात की ऋतु और रेतली मिट्टी और कच्चे गोबर का प्रयोग करके ये जो स्थिति है इसकी बड़ी भयंकर हो जाती है। तो हमने इन कीटों का नियंत्रण करना है। जब भूमि के अंदर ये कीट आक्रमण करें तो हमने भूमि के अंदर ही इनका इंतजाम करने के लिए हमने चाहिए कि कृषि विकास के जो आपके गांव में कृषि विकास अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं या जिला स्तर पे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, उनसे तुरंत संपर्क करके और इन कीटों का इंतजाम हमने करना चाहिए। इसी तरह रस चूसने वाले कीट भी मिर्च की फसल में लगते हैं। तो मिर्च पे अनेक प्रकार के कीट जैसे कि थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, माहू, अरियातेला, माइट्स, ये इस तरह के कीट हैं कि पौधे की पत्तियों को, पौधे की टहनियों को, पौधे के अन्य कोमल भागों को उन में चिपट कर रस चूसते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे असर क्या आएगा पौधे में या पैदावार में? पौधे का आकार छोटा हो जाएगा और ये जो पूरे के पूरे साल ये कीट जो है नुकसान पहुंचाते हैं पौधे में। तो फिर क्या है कि जब मिर्च का अब बात आई है तो मिर्च की फसल में कई बार तो 50 से लेकर और 80-85% तक भी फसल पर नुकसान ये कीट कर देते हैं। ये भी बहुभक्षी कीट हैं। तो इनमें जैसे थ्रिप्स है, माइट है, सफ़ेद मक्खी है, ये प्रत्यक्ष हानि पहुंचाते हैं फसल को। तो इनका हमने किस तरीके से कंट्रोल करना, इसके बारे में भी एक पूरा नियमित रूप से हमने इनकी फसल की अपनी जब देखभाल करेंगे तब हम इन कीटों पर काबू पा सकते हैं। भाइयों, हम सोचें कि भाई जो सब्जी की फसल है या ये मिर्च की फसल के बारे में जिसमें हम बात कर रहे कि भाई हम बातों बातों में अगर हम सोचें कि भाई ये हम खेती कर लेंगे या पैदावार अच्छी ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने अपने खेतों में फसल का निरीक्षण शाम सवेरे खेत में जा कर के करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के अच्छी फसल की हम उम्मीद कर पाते हैं। इसी तरह भाइयों, बरूथी है, अष्टपदी है, जिनको हम माइट कहते हैं, ये छोटी छोटी मकड़ी जो हैं अति सूक्ष्म और सफ़ेद और पारदर्शी जीव होते हैं। आँखों से तो दिखते भी नहीं और शरीर पे इसके 4 जोड़ी टांगें होती हैं। ये भी फसल पे बड़ा भारी नुकसान पहुंचाती हैं। जो नई नई पत्तियां हैं, कोमल शाखा है पौधे की, उन पर ये नुकसान भयंकर नुकसान करती हैं। इसी तरह हम बात करें फल छेदक कीटों की। अब जैसे हमने बात की कि ज़मीन के अंदर पौधे को रह करके ये नुकसान पहुंचाती हैं जड़ों को, फिर ये पत्तों पे आ गई, फिर जब फल लगेगा तो फल पे भी कीट लगते हैं। फल पे कौन कौन से? फल छेदक कीट है। और फल छेदक कीट कौन कौन से? अमेरिकन सुंडी है, हेलिकोबर्पा अमीरजेरा, ये कीट का नाम है। और एक कीट का नाम है तंबाकूलट और एक कीट है स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा। तो ये अमेरिकन सुंडी को चने या टमाटर फल छेदक लट भी कहते हैं क्योंकि ये उसमें भी लगती है। तो एक कली और फूल नाशक कीट, ये भी मिर्च की फसल में लगता है। कली पे नुकसान करेगा, मिर्च के फूल पे नुकसान करेगा। मिर्च पे जब कलियां और फूल लगते हैं ना भाइयों, तो उस वक़्त ये जो कली और फूल नाशक कीट हैं ये अपना असर दिखाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? पुष्प की मक्खी है जिसको गाल मिज कहते हैं। तो ये पीले भूरे रंग का मच्छर जैसा कीट है और इसकी हल्के पीले रंग के 2-3 मिलीमीटर लंबे गिडार कीट ग्रसित फूलों और कलियों में पाए जाते हैं। गिडार कलियों को नुकसान करती है और प्रकोपित जो फिर फूल का जो दल है, पुंज है, वो भूरे पड़ के और फिर सिकुड़ जाते हैं।
इस कीट से ग्रसित जब कली हो जाएगी तो बिना खुले ही रह जाएगी वो, और फूल जो है वो सूख करके मुरझा करके नीचे गिर जाता है। इतना खतरनाक कीट है। तो ये हमने जितने भी मिर्च के कीटों का हमने जिक्र किया, अब हम करें इनके प्रबंधन का उपाय। प्रबंधन का उपाय सभी कीटों का करने के लिए समेकित या एकीकृत समन्वित नाशी कीट एक कुशल पद्धति है, जिसके अंतर्गत कीट नियंत्रण के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों जैसे प्राकृतिक विकल्प है, जैविक है, आनुवांशिक है, कर्षण है, यांत्रिकीय है और वनस्पतिक नियंत्रण पद्धति, यानी कि ये सारी की सारी जो पद्धति हमने अपनानी पड़ेंगी और इन कीटों को हमने ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात यह कि जितनी जितनी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए कृषि वैज्ञानिक सलाह दे या कृषि अधिकारी सलाह दे, उतनी ही मात्रा का हमने इस्तेमाल करके और इन कीटनाशकों को जब हम ये देखें कि कीटनाशकों का प्रयोग करना ही पड़ेगा अब तो, और ये हमारे प्राकृतिक जो उपाय हैं वे या जो जैविक उपाय हैं उनसे बात नहीं बन रही, उस वक्त हमने कीटनाशकों का प्रयोग करना और जितनी मात्रा कृषि वैज्ञानिक बतावें उतनी ही मात्रा का हमने इन रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। उससे ज़्यादा प्रयोग करना जो है उससे फसल पे भी नुकसान होता है, उससे हमारा धन का भी नुकसान होता है, उससे पर्यावरण का भी नुकसान होता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपनी मिर्च की जो फसल की बात की, ये भी और कोई भी फसल है उसमें हमने कोशिश तो यही रखनी चाहिए कि हम पहले ये कोशिश करें कि बिना दवाई के या बिना रसायनों के हम या कम से कम रसायनों के द्वारा हम ये जो कीटों का नियंत्रण, बीमारियों का नियंत्रण कर सकें। तो अब किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया जा रहा है। धर्मवीर भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।